बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। दूसरी तरफ कैसर ने चाकू की नोक इसे चुभोते हुए इशारा किया कि टैक्सी में बैठ जाए। गुप्ता के सीने छूट रहे थे। वो कुछ कहने लगा तो कैसर ने चाकू का दबाव बढ़ा दिया। पिछली सीट पर पहले कैसर बैठा। मैंने धकेल कर गुप्ता को अंदर किया और साथ ही मैं बैठ गया। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से दौड़ाता हुआ पताया की सड़क पर हो लिया। गुप्ता जिस वक्त भी कोई बात करने लगता, कैसर चाकू की नोक इसे चुभो देता। मैं और कैसर इस सड़क से बिल्कुल ना वाकिफ़ थे। मैंने ड्राइवर को 1000 बात देते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई सुनसान जगह है? ड्राइवर ने बात जेब में डालते हुए जवाब दिया, फिक्र ना करें, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। इस सड़क पर इन दिनों फैक्ट्रियाँ और कारखाने बन रहे थे। ड्राइवर हमें एक ऐसी नामुकम्मल फैक्ट्री की पुश्त पर ले गया जिसमें काम बिल्कुल बंद था और कोई चौकीदार वगैरह भी ना था। गुप्ता को अपना अंजाम दिखाई देने लगा तो इसका सारा जिस्म कांपने लगा और वो रोना और गिड़गिड़ाने लगा। अब तो तुम समझ गए होगे कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। मैंने गुप्ता को कहा तो इसकी गिगी बंध गई। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे ना मारो। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें हर्फ बहर बता दूंगा। गुप्ता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, दोनों फौजी और पूरी तो ख़त्म हो गए। तुम्हारे सिवा और कौन कौन हमारे मुतल्लक जानता है? और तुमने दिल्ली में हमारे मुतल्लक किसको इत्तला दी थी? मैंने गुप्ता से पूछा। इसके मुंह से अब आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। मैंने किसी को इत्तला नहीं दी, मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि पूरी साहब और दोनों फौजी यहाँ किसी की तलाश में आए थे और भारतीय सफारतखाने के मिलिट्री अटैची ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि इनके साथ तावन करूं। अब तो हमारे मुतल्लक सब जान गए हो, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने पूछा तो गुप्ता फ़ौरन बोला, भगवान की सौगंध, मैं आपके मुतल्लक कुछ नहीं जानता। पूरी और दोनों फौजी और वेटर को किसी मंशियात फरोश ने कत्ल किया है। आप लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने कैसर की तरफ देखा तो इसने इशारे से कहा कि इसे नीचे उतारो। मैंने गुप्ता को कहा, अच्छा अब नीचे उतरो। गुप्ता ने अगली सीट को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कैसर की मदद से इसे बाहर खींचना चाहा लेकिन वो टस से मस न हुआ। टैक्सी ड्राइवर जो गर्दन मोड़े हमें देख रहा था बोला, सर कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इससे फराहत पा लें। मैं वही 8-10 माह बेशतर आपको रॉयल प्लाजा होटल से इन लोगों के पास ले गया था जिनसे आपने असला लिया था। ड्राइवर गाड़ी से उतर आया और हम तीनों ने खींच खाच कर गुप्ता को बाहर निकाला। गुप्ता गाड़ी से निकलते ही ज़मीन पर लेट गया। इसने चीखने चिल्लाने और इल्तिजाओं की आवाज़ें बुलंद से बुलंद तर होती रहीं। मैंने कैसर और ड्राइवर को पीछे हटने का कहा और गुप्ता पर 3 फायर कर दिए। गुप्ता का जिस्म पहले 2 फायरों पर उछला लेकिन तीसरे फायर पर इसमें कोई हरकत ना हुई। ड्राइवर ने इसके सीने से कान लगाकर और गर्दन की नसों को टटोलकर अपनी तसल्ली की और बोला, ख़त्म हो गया। मेरे कहे बगैर ड्राइवर ने इसकी तलाशी ली और बटवा, घड़ी और डायरी निकाल कर मुझे दी। मैंने बटवे में से कागजात निकाल कर बटवा और घड़ी ड्राइवर को दिए और वो गाड़ी स्टार्ट करके हम दोनों को लिए वापस बैंकॉक की तरफ रवाना हो गया। मैंने ड्राइवर को 2000 बात के बजाय 4000 बात दिए और इसका नाम पूछा। सर ऐसे हालात में कोई भी अपना सही नाम नहीं बताता, लेकिन आपसे क्या छुपाना, खुनसा हमारा बड़ा मालिक है और मैं उमर खान के लिए काम करता हूँ। मेरा नाम करीम है और मैं दरअसल मलेशिया का रहने वाला हूँ। मुझे ये बड़े काम का आदमी नज़र आया। मैंने इससे पूछा कि क्या वो मेरे मुतल्लक कई माह पहले टैक्सी में ले जाने के सिवा कुछ और भी जानता है, तो इसने मेरे होटल का नाम
और कमरा नंबर तक बता दिया और बोला, सर मेरे ज़िम्मे यही काम है कि यहाँ आने वाले मशकूक लोगों पर निगाह रखूँ। मुझे सौंपे गए फ़राइज़ के मुताबिक आप भी मशकूक थे, लिहाजा मैंने आपके यहाँ आते ही आपके साथियों की तादाद और होटल के मुतल्लक अपने बास को बताया। इसके इस एतराफ़ से मुझे मालूम हुआ कि खुनसा ने टैक्सी ड्राइवरों और मुख्तलिफ होटलों के स्टाफ के ज़रिए अपनी मुखबरी का जाल फैलाया हुआ था। इसलिए हर बार मेरे बैंकॉक आने पर इसका कारिंदा मुझे फ़ोन करता था। गुप्ता की लाश को फैक्ट्री के एक नामुकम्मल कमरे में डालकर हम टैक्सी में वापस बैंकॉक चले आए। टैक्सी ड्राइवर से अब हमारा खुद को छुपाना बेसूद था। वापसी के सफ़र के दौरान बैंकॉक शहर में दाखिल होने से पहले इसने जैली नंबर प्लेटें उतार कर एक कपड़े में लपेटी और डिग्गी के एक खुफिया खाने में रख दी। वो हमें रॉयल प्लाजा होटल छोड़कर जाने लगा तो मैंने इसे अपना कमरा नंबर बताते हुए कहा कि कल दोपहर 3 बजे मुझसे टैक्सी ड्राइवर की वर्दी के बजाय सिविलियन लिबास में मिले। मुझे अपने आइंदा मिशनों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी थी। क्रीम की आंखों में मैंने गुप्ता को अलग करते वक्त वो चमक देखी थी जैसी खुद मेरी आंखों और कैसर की आंखों में भारतीय हिंदू मुखालफत और दुश्मनाने पाकिस्तान को अलग करते वक्त पैदा होती है। गुप्ता का कारोबारी ज़हनियत का मालिक था, इसलिए इसकी डायरी में भारतीय सफारतखाने के फर्स्ट सेक्रेटरी, फर्स्ट और सेकंड मिलिट्री अटैची, CBI दिल्ली के डायरेक्टर, DMI दिल्ली के डायरेक्टर मेश के नामों के आगे जो रकम वसूल और जो रकम बाकी थी इनकी तफसील लिखी हुई थी। मेरी और कर्नल मुजम्मल की 2 छोटी तस्वीरें भी इसकी डायरी के कवर में रखी हुई थी। बटवे के कागजात कुछ तो होटल के मुतल्लक थे, एक महाराजा टेलर 6 स्टार जर्नल की रसीद थी और एक कागज़ ऐसा था जिस पर मेरे और मेरे तमाम साथियों के नाम और कमरों के नंबर दर्ज थे जो इस होटल में मुकीम थे। कागज़ की तहों से साफ दिखाई दे पड़ता था कि इसे आज ही लिखा गया है। गुप्ता ने यह कागज़ महाराजा की दुकान से वापसी पर यकीनन भारतीय सफारतखाने में किसी को देने जाना था। इसकी डायरी के अंदराजात और इस कागजात पर दर्ज इत्तला से साफ ज़ाहिर होता था कि वो भारतीय सफारतखाने और दिल्ली में मुतल्लिका काम को इत्तलात फराहम करके इनके दाम खड़े करता है। मैंने साथियों को गुप्ता के मुतल्लिक बताया। अब मुझे भी इस खेल में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। अगले रोज़ सुबह ही खुनसा के पे रोल पर काम करने वाले इस होटल के ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन पर बताया कि गुप्ता के गायब होने की वजह से होटल की मलका रानी बहुत परेशान है। इससे एक नई इत्तला ये मिली कि रानी का शौहर एक अरबपति सिख है जो कि बेहद बदसूरत है और इसका सारा चेहरा चीचक के दानों से भरा हुआ है। रानी जवान और बेहद खूबसूरत थी और शौकीन भी। गुप्ता को इसने सिर्फ इसकी सफ़ेद रंगत और अच्छे नाक नक्शे की वजह से अपना मैनेजर बनाया था। गुप्ता ने भी रानी को सिर्फ अपने हद तक महदूद रखने के लिए इसकी बदकुमाशी के कुछ सबूत यकीनन हासिल कर लिए थे, क्योंकि रानी जब भी किसी पाकिस्तानी, भारतीय या यूरोपियन गाहक के साथ बेतकल्लफ होती सदे आम थी याराने नुक्तादां के लिए, तो गुप्ता इससे सब के सामने बाज पुरस करता और सख्त सुस्त कहता, लेकिन रानी फिर इसे मना लेती। रानी का शौहर इससे इलादा और अपनी ऐसी रंगरलियों में मसरूफ़ रहता जहां सिर्फ रुपए के हुस्न को ही सराहा जाता है। ऑपरेटर ने मुझे ये भी बताया कि गुप्ता ने अपने कमरे के अंदरूनी और बैरूनी लाक बदलवा कर नए पेचीदा लाक लगवा दिए थे, जो होटल की मास्टर चाबी या दूसरी चाबियों से नहीं खुल सकते थे। मैं हैरान था कि गुप्ता की लाश की तलाशी के दौरान चाबियां क्यों ना मिलीं। दोपहर 3 बजे करीम आया तो मैंने इससे चाबियां ना मिलने का जिक्र किया। वो बोला चाबियां तो बटवे के जिप वाले खाने में थीं। इसने 2 चाबियां जेब से निकाल कर मेरे सामने रख दी। करीम से मैंने अपने मकसद पर आते हुए चंद सवाल पूछे तो इसने कहा कि वो इन मलेशियन छापा मारों से है जो मलेशिया के एक साबका वज़ीर-ए-आज़म के
अपने सूबे रेहान को थाईलैंड के हाथों फरोख्त करने के बाद उमर खान की सरपरस्ती में दोनों हुकूमतों के खिलाफ सख्त मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने इसे कहा, करीम हमारी जद्दोजहद का दायरा वसी है, लेकिन मकसद एक ही। खुनसा और उमर खान मेरे ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि हमारी जद्दोजहद में हमारा भरपूर साथ भी दे रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ शामिल होना चाहो तो मैं उमर से तुम्हें मांग लूँगा, लेकिन हमारे ग्रोह में शामिल होने से पहले तुम्हें एक छोटे से इम्तिहान से गुजरना होगा। करीम ने इस बात में जवाब देते हुए कहा, मुझे आपके साथ मिलकर काम करने में फ़ख्र होगा। खुनसा और उमर खान किसी ऐसे वैसे को तो मिलते भी नहीं। आप में यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो ये दोनों आपके दोस्त बन गए हैं। उमर खान से मेरे मुतल्लक बात कर लें, फिर जैसा चाहें इम्तिहान ले लें। मैं इंशाअल्लाह पूरा उतरूँगा। करीम के जाने के बाद मैं मखसूस शुगल के तौर पर रानी के दफ्तर में गया। इस वक्त भी वो गुप्ता की गुमशुदगी के मुतल्लक किसी से बात कर रही थी। मैं इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब इसने टेलीफोन रखा तो मैंने इससे अनजान बनते हुए पूछा कि तुम्हारा मैनेजर कल से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे इससे कुछ काम था, किसी काम से गए हुए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे बताइए क्या काम है? रानी अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोली। मैंने दोनों चाबियां इसके सामने लहराते हुए कहा, ये चाबियां मुझे कल गुप्ता के दफ्तर के दरवाजे के बाहर मिली हैं। होटल के दूसरे कमरों की चाबियों से ये मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैनेजर को ये चाबियां दूं ताकि जिसकी हूँ वो इससे ले जाए। रानी चाबियों को पहचानती थी। इसने फ़ौरन हाथ बढ़ाया और बोली, चाबियां मुझे दे दें, मैं गुप्ता को दे दूंगी। नहीं रानी साहिबा, चाबियां तो गुप्ता को ही दूंगा। होटल में 4 कत्ल हो चुके हैं और अब गुप्ता भी गायब है, इसलिए बेहतर होगा कि ये चाबियां पुलिस को दे दूं। वो इसके कमरे का दरवाज़ा खोलें और शायद इन्हें गुप्ता की गुमशुदगी का कोई सुराग मिल सके। मैंने चाबियां जेब में डालते हुए कहा। घबराहट में रानी की आवाज़ बैठ चुकी थी। देखिए, पुलिस को ये चाबियां हरगिज़ ना दें। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ असलियत जानना, जिसका सिरा गुप्ता के कमरे में मौजूद है। मेरा जवाब सुनकर रानी बोली, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, चाबियाँ मुझे दीजिए। रानी, मैं दूसरों के चूसे हुए आम और उगले हुए नवाले नहीं खाता। तुम्हारी गुप्ता के साथ रंगीन रातों के किस्से मैंने सुन रखे हैं। तुम्हें यह भी मालूम है कि गुप्ता ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इन रंगीन रातों के सबूत भी अपने कमरे में छुपा रखे हैं, और पुलिस ने अगर इसका कमरा खोला तो वो सबूत भी इनके हाथ लग जाएंगे, और जब तुम्हारी अय्याशियों के सबूत तुम्हारे शौहर को मिलेंगे तो वो दूध की मक्खी की तरह तुम्हें निकाल कर बाहर करेगा। तुम्हें इस बात का खौफ है? मुझे रानी के चेहरे में अपनी साबका बीवी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसने मेरी ख़ानदानी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। रानी ने जब मेरे तेवर देखे तो मेरे कदमों में आ गिरी। मुझसे जो गलतियाँ हुई मैं इनकी हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मासूम बच्चे की खातर सरदार जी तक ये बात ना पहुँचाएं। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए मेरे पांव थाम रखे थे, सिर्फ एक सूरत में कि मैं और मेरे साथी गुप्ता के कमरे को खोलेंगे। तुम हमारे साथ होगी, लेकिन खामोशी से बैठी रहोगी और किसी शय को हाथ नहीं लगाओगी। जब हम मुकम्मल तलाशी ले लें तो फिर तुम को चाबियां दे देंगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है या नहीं? मेरा ये हतमी फैसला सुनकर रानी ने हथियार डाल दिए और मैं कैसर, कर्नल मुजम्मल और इमरान को तलाशी में साथ देने का कहने कैसर के कमरे में चला गया। होटल के मैनेजर गुप्ता का कमरा खोलकर हम अंदर दाखिल हुए तो रानी फ़ौरन कमरे की अलमारी और गुप्ता के सूटकेसों की तरफ लपकी। हालांकि इसने वादा किया था कि वो खामोशी से बैठी रहेगी और कमरे की तलाशी हम लेंगे। मैंने इसे अलमारियां खोलने से मना किया तो इसने कहा कि होटल की मालक मैं हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। इसे जल्दी इस बात की थी कि गुप्ता ने इसकी अय्याशी के जो सबूत इकट्ठे कर रखे थे इन्हें हमारे हाथ लगने से पहले ही वो तलफ कर सके। जब मेरी
ज़ुबानी मना करने से वो बाज न आई तो इमरान ने इसे दफड़ मारा और बालों से पकड़कर घसीटते हुए सोफे पर ला पटका। इधर कैसर ने अपना रामपुरी चाकू खोलकर इसके चेहरे के करीब करते हुए इसकी तेज धार पर उंगली फेरी और बोला, अगर ज़रा भी हरकत की तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ कर इसे भयानक बना दूंगा कि तुम्हें देखकर लोग खौफ से चीखना शुरू कर देंगे। औरत को सबसे ज़्यादा खौफ अपनी असमत के लुट जाने का और फाशा और आज़ाद ख्याल औरत को अपने हुस्न के ख़राब हो जाने का होता है। यहीं पाकिस्तान में ही देख लीजिए, तमाम बड़े शहरों के पोश इलाकों में ब्यूटी पार्लर इन मगरब ज़दा दौलतमंद ख़वातीन से हर वक्त भरे रहते हैं, जहां ये ब्यूटी पार्लर वाले जो असल हज्जाम या इन्हीं की बरादरी के होते हैं, इन ख़वातीन को मेकअप के लिए नए नए तरीक़ों से सिर्फ चेहरे की जल्द तक पुरकशिश बनाने का कहकर हर एक से हज़ारों रुपये लूटते हैं। क्या ये मेकअप शोहरों को लुभाने के लिए किया जाता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि शोहर तो अच्छी तरह से जानते हैं कि लेपा के एलिज़ाबेथ अड्रैन और योरोन के फाउंडेशन और मुख्तलिफ रंगों के चूने के पीछे असल जिल्द क्या है। ये सिर्फ दूसरों को अपनी जानब मुतवज्जो करने और ख़ुद को बजाय 45 साल के 20 साल की कुड़ी दिखाई देने के लिए कोशिश करती हैं। रानी ने भी जब अपने मेकअप ज़दा चेहरे को भयानक बना देने का सुना तो बिल्कुल खामोशी से सोफे पर बैठ गई। गुप्ता की अलमारी और सूटकेसों में से हमें अपने काम की या रानी के मतलब की कोई शय ना मिली। वो भी कोई कच्ची गोलियां खेलने वाला नहीं था। दोबारा फिर पूरी तलाशी लेने के बाद हम थक हार कर बैठ गए। कमरे में कोई ऐसी शय न थी और दिल इस बात को मानता नहीं था कि गुप्ता के हाथ बिल्कुल साफ थे। मैंने इसके एक सूटकेस में पड़े चंद कागजात को फिर खंगाला तो मुझे ग्रैंड लेज बैंक के डिपार्टमेंट स्लिप के साथ पिन किया हुआ एक बैंक का ख़त मिला, जिसमें इसी बैंक के लाकर के सालाना किराए की अदायगी का मुतालबा और लाकर नंबर दर्ज था। मैंने ड्राइवर करीम की दी हुई दोनों चाबियों को देखा। एक चाबी तो इस कमरे के दरवाजे की थी, जबकि दूसरी लाकर की, जिस पर लाकर का वही नंबर खुदा हुआ था जो ख़त में दर्ज था। किसी को कुछ बताए बगैर मैंने नाकामी का एतराफ़ करते हुए कमरे से सबको बाहर आने का कहा और कमरे को दोबारा लॉक कर दिया। मैं किसी के इल्म में लाए बगैर इस होटल में गुप्ता की मुलाजमत के लिए दी हुई दरख्वास्त की कापी हमरा लाया था, जिस पर गुप्ता के पूरे दस्तखत थे। रानी का चेहरा भी मुतमिन दिखाई देने लगा कि गुप्ता ने इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं रखा था। इसे पता नहीं था कि मेरी जेब में 2 ऑडियो कैसेटें भी थीं जो मैंने गुप्ता के सूटकेस से निकाली थीं। हालांकि 20-25 म्यूज़िक कैसेटें इस टेप रिकॉर्डर के साथ ही पड़ी थी। मैंने कैसर और इमरान के साथ मिलकर मुजम्मल के कमरे का रुख किया। मुजम्मल को सारी सूरत हाल बताकर मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि बैंक लाकर से हमें बहुत कारामद चीज़ें मिलेंगी। मैंने होटल के पैड पर ही गुप्ता के दस्तखतों की कॉपी करनी शुरू कर दी। 1 घंटे की कोशिश में किसी हद तक इसके दस्तखतों के मुबाशा दस्तखत करने लगा। अगले रोज़ सुबह मैंने अपने दाएं हाथ पर पट्टी बांधी और कैसर, मुजम्मल और इमरान को हमरा लेकर टैक्सी में ग्रैंड लेज होटल गया। लाकर तहखाने में थे। मैंने रजिस्टर पर लाकर के नंबर और अपना नाम लिखकर और गुप्ता के दस्तखत किए। मेरे किए हुए दस्तखतों में जो कमी पेशी थी, इसे मेरे हाथ में बंधी पट्टी ने कवर कर लिया। इंचार्ज अपनी चाबी लेकर मेरे साथ तहखाने में गया और लाकर में अपनी चाबी घुमा डाली। अब मैंने अपनी चाबी लगाई तो लाकर खुल गया और इंचार्ज वापस अपनी सीट पर चला गया, क्योंकि लाकर वाले को हफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर एक एयर बैग हमरा ले गया था, जिसमें मेरा पिस्टल था। लाकर में ढेरों कागजात, डॉलर और पाउंड और 24 कैसेटें, 2 डायरियां और फोल्डर में लगी तस्वीरों के अलावा 3 एल्बमों और नेगेटिव भी थे। मैंने सब कुछ
एयर बैग में भर कर खाली कर दिया।